एंजाइटी, शिज़ोफ्रेनिया और बायपोलर डिसऑर्डर, ये सब नाम उन जहनी बीमारियों की हैं जो इंसानी दिमाग को शिद्दत से मुतासिर करती हैं कि फिर वो जहनी अजियत का शिकार होकर पागलपन तक पहुंच जाता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जहनी बीमारियों को या तो नजरअंदाज किया जाता है या फिर जादू टोने और जिन भूतों का असर समझ लिया जाता है, और फिर जदीद इलाज की या तो जहमत गवारा नहीं की जाती या फिर जहनी मरीजों को दर बदर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। जहनी बीमारियां भी जिस्मानी बीमारियों की तरह काबिले इलाज हैं, जिसके लिए बहुत से निजी और सरकारी इदारे मौजूद हैं जहां जहनी मरीजों का इलाज किया जाता है। आज मैं मौजूद हूं सर काउस जी जहांगीर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री हैदराबाद में। आज हम यहां देखेंगे कि मरीजों की क्या हालत है, उनके क्या ख्यालात हैं और डॉक्टरों का तर्ज इलाज क्या है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूं इमरजेंसी के अंदर। मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इमरजेंसी के हेड हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि कैसे ट्रीटमेंट जो है यहाँ पर दिया जाता है, क्या प्रोसीजर होता है, सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? सर, मुझे बताइएगा थोड़ा सा ज़रा इस हवाले से कि इमरजेंसी में किस तरह जो लेकर आया जा रहा है, कैसे उसका एक क्राइटेरिया है, कैसे आप लोग ये डिसाइड करते हैं कि कितना इसका इलाज होना है इमरजेंसी में, फिर वार्ड में शिफ्ट करना है, क्या तरीका कार है, ज़रा बताइएगा। जी, मैं बताता हूँ। अच्छा, हमारे पास 2-3 तरीके से मरीज आते हैं। एक तो ये कि लवाइकीन उनको खुद ले आते हैं कि वो गुस्सा कर रहा है, चिढ़ कर रहा है, या सुसाइडल अटैम्प उसने किए, जिंदगी अपनी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, या खाना पीना नहीं खा रहा है, या किसी एक पॉस्चर में काफ़ी देर से लेटा हुआ है, या उसने कोई ऐसा डिफिकल्ट पॉस्चर मेंटेन किया हुआ है जिससे उसकी हेल्थ को और दूसरों को नुकसान हो सकता है। तो हमारे पास जब पेशेंट आता है, हम सबसे पहले उसकी ओपीडी में असेसमेंट करते हैं। उस असेसमेंट से हम ये देखते हैं कि इसकी मेंटल हेल्थ की सीवियरिटी कितनी है। उसको हम कहते हैं मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, ज़हनी सेहत का तज्जिया करना। उससे हम देखते हैं कि अगर ओपीडी में ही हम इंजेक्शन लगा के या ओरली उसको अद्वियात दे के फैमिली काउंसलिंग करके रवाना कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, तो वहीं से उसको कर देते हैं। अगर हम समझते हैं कि उसको दाखिले की ज़रूरत है तो हम उसे दाखिल करते हैं इमरजेंसी में। इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम फैमिली के अफराद को उसके साथ रखें ताकि उनका एक बॉन्ड इस्टेब्लिश रहे, वो उसको छोड़ के ना चले जाए। बहुत सारे मरीज़ 80 से 90% यहीं से रवाना हो जाते हैं, 7 से 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में। अगर बहुत ही कोई सीवियरिटी ज़्यादा होती है, कोई ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट में चला जाता है, तो उसको इन पेशेंट हम एडमिट करते हैं। वो भी 6 महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं करते। तो कभी कुछ ऐसा कोई सिनेरियो तो नहीं कि आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, माजी में ऐसा कई दफ़ा हुआ भी है, लेकिन उसके लिए ये है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है ना, वो बड़ी विजिलेंस है। उन्होंने राउंड द क्लॉक लोग रखे हुए हैं जो इनको मॉनिटर करते रहते हैं, कैमरे लगाए हुए हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट देखते रहते हैं। अगर कोई पेशेंट एग्रेसिव होता है तो फ़ौरन बताते हैं एग्रेसिव हुआ है, इसको कॉर्नर पे ले जाते हैं, सर्कुलेशन रूम में ले जाते हैं, वहाँ उसको रखते हैं ताकि वो किसी को हार्म ना पहुँचा सके। वो भी हम आपको विजिट कराते हैं, सर्कुलेशन रूम हमारे किस तरह के होते हैं। ठीक, बिल्कुल करवाइएगा। और मुझे अगर हो सके तो ज़रा यहाँ पे पेशेंट्स हैं, मैं चाहूँगा मैं इनसे भी बात करूँ। अच्छा, आप मुझे बताओ, आप कह रहे थे कि भाई खाना वाना आपको अच्छा मिल रहा था, माशाल्लाह बड़े खुश लग रहे हो। जी जी, खाना वाना सही मिल रहा है, पर खाने की एक ही रूटीन है सर। सुबह के टाइम चेंज नहीं करते खाने को। चेंज करने की एक ख्वाहिश होती है इंसान की, और एक जैसा खाना खा खा के इंसान का फिर मन भर जाता है, उसी हिसाब से फिर। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि यहाँ पर जो है और किस क्राइटेरिया के और किस तरह के जो है पेशेंट्स हैं यहाँ पर, ज़्यादा कौन से हैं? अच्छा, देखिए, एक हमारे पास जदीद तरीका इलाज है जिसे हम ECT कहते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के जरिए ना वो एनेस्थीसिया में करते हैं। हमारे डॉक्टर प्रेम में ये एनेस्थीसिया देते हैं, और उसका एक पेशेंट है, मैं आपको उससे मिलवाता हूँ, उसमें कितनी जल्दी रिकवरी है। चलो प्लीज प्लीज प्लीज। ये पेशेंट है कि हमारे पास आया पिछले हफ्ते। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी एहसान है। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप कब आए थे यहाँ पे? मुझे तकरीबन आज 7-8 दिन है। क्यों आए थे इधर? बस वो बड़े भाई का इंतकाल हो गया था, उसके बाद फिर डिप्रेशन का मरीज तो मैं बचपन से ही हूँ। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था ना, मुझे पहले दौरे पड़ते थे, मैं बेहोश हो जाता था। ओह अच्छा। 5 साल तक मुझे दौरे पड़ते रहे, पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी बेहतर हूँ। ज़िंदगी मुख्तसर सी है, इस तरह गुजार के जाओगे तुम्हें लोग याद करें, इस तरह मत गुजार के जाओ कि तुम्हारे माँ बाप के लिए रुसवाई बने, तुम्हारे बहन भाइयों की इज्जत जाए। और अच्छा इंसान वो है जो अपने लिए भी अच्छा सोचे और दूसरे के लिए भी अच्छा सोचे। मैंने सोचा तो नहीं था कि तेरे बिन बिखर जाऊँगा, मैंने सोचा तो नहीं था कि तेरे बिन बिखर जाऊँगा। अब बिखर के लगता है जैसे किसी ने समेट लिया हो। माँ बाप बहन भाई किसको बुरे लगते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की हुकूमत माशाल्लाह, उससे मैंने लिखा था कि बड़ा प्यारा था, किस तरह से ये मेरे देश की किस्मत है, यहाँ दूर तक फैली गुर्बत है। ये मेरे देश की किस्मत है, यहाँ दूर तक फैली गुर्बत है। साहिल बेचारा कहाँ जाए, बादशाह के हाथ में खुद कासा है। अरे वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छा भाई।
देखिए जी, अब जो भाई का आप जिस तरह देख रहे हैं कि माशाल्लाह ताला इतनी अच्छी शायरी कर रहे हैं, इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, दूसरों को जो है बता रहे हैं कि किस तरह उम्मीद लगानी है अपने आप से, किस तरह दूसरों की खिदमत करनी है, उनका ख्याल रखना है। बहुत अच्छी बात है और बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो ठीक होकर वापस जो है अपनी फैमिली के साथ होंगे। आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी, मैं इस वक्त अब लेडीज़ वार्ड के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो ज़ाहिर ख़वातीन जो है वो एडमिट हैं, पेशेंट्स हैं और उनका भी जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है। डॉक्टर साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करूँगा और जानूँगा कि यहाँ जो है वो किस किस्म के पेशेंट्स जो हैं वो यहाँ ज़्यादा मौजूद हैं, उनका इलाज कैसे चल रहा है, कहाँ तक हो गया है, ये सारी मालूमात डॉक्टर साहब हमें देंगी और हमें पेशेंट से भी मुलाकात करवाएंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे बताइए। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जब ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो फिर उसका क्या तरीकाकार है? मतलब जो ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं लेडीज़ हैं उनको ज़्यादा वो दूसरे वार्ड में रखा जाता होगा, जो नॉर्मल हैं, हाइपर नहीं है, उनको रखा जाता है। तो फिर क्या ट्रीटमेंट में भी फ़र्क आता है? जी ऑब्वियसली जैसे डायग्नोसिस डिफरेंट होते हैं उस तरह से कुछ ट्रीटमेंट्स भी डिफरेंट होते हैं। इट डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द पेशेंट। अगर ज़्यादा सीवियर होते हैं कि वो सेल्फ हार्म कर रहे हैं या हार्मफुल टू अदर्स हो रहे हैं तो उनके लिए हमारे पास सेपरेट वार्ड होते हैं, सेपरेट सेल्स होते हैं, वहाँ पे हम पेशेंट रखते हैं। लेकिन जैसे ही पेशेंट थोड़ा सा सेमी एक्यूट कंडीशन में आता है, स्टेबल होता है, फिर हम उनको दूसरे पेशेंट के साथ मिंगल कर देते हैं और उनकी दूसरी एक्टिविटीज़ साइमल्टेनियसली हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। मुझे बताएं ये जो हार्मफुल है ये क्यों होती हैं? मतलब मैं अगर मेल को भी देखता हूँ, लेडीज़ वाली साइड पे भी देखता हूँ, फीमेल में, तो क्या ऐसी वजूहात क्या है? ज़रा आप लोग इस डॉक्टर हैं, आप उनकी ज़रा पूरा आप एक तरह से सजरा निकाल लेती हैं, आपको पता लग जाता होगा क्या वजूहात है। तो मुझे ज़रा ये बताइएगा कि ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से वो इतने हार्मफुल हो जाते हैं? अच्छा, एक तो जो उनकी टाइप ऑफ इलनेस है ना उसमें डिपेंड होता है। क्या होता है उनके साथ कुछ इस तरह के तजुर्बात होने लगते हैं जो नॉर्मल पर्सन में नहीं लगते, जिससे उनको कुछ किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो उनको हुक्म देती हैं कि आपको इस तरह से करना है। कभी कभी उनको जो आसपास के लोग होते हैं वो उनको अपने दुश्मन लगते हैं, जिसके नतीजे में वो दूसरों के लिए ख़तरनाक साबित होते हैं। और दूसरी जो अहम बात जो बहुत आजकल कॉमन भी हो रही है कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो भी दूसरों के लिए हार्मफुल हो जाते हैं। तो ये चंद वजूहात होती हैं जिनकी वजह से पेशेंट इस तरह से रिएक्ट करते हैं। अच्छा, तो ये जब एक जहाँ से जब निकल जाते हैं, घर चले जाते हैं, मैंने अभी देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स दोबारा वापस आए, तो मतलब जाहिर सी बात हो जाए, लोगों ने, उनके घर वालों ने कहा कि वो यहाँ से तो बिल्कुल ठीक होके गए लेकिन घर जाकर फिर शुरू हो गए क्योंकि उन्होंने वो दोबारा जो है वो ड्रग्स शुरू कर दी जिसकी वजह से हो गया। तो फिर क्या तरीकाकार होता है? सेम ट्रीटमेंट क्या रहता है या कुछ चेंजेस होती है? नहीं, देखिए, एक तो पहले हमें वजह ढूंढनी होती है कि मरीज़ जो दोबारा हमारे पास आता है उसकी वजह क्या होती है। आइदर शी इज़ फॉलोइंग द ट्रीटमेंट और नॉट, कि वो हमारे पास फॉलोअप कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। दूसरा, उनके सोशल जो सर्कमटेंसेज होते हैं वो बीमारी को दोबारा तो नहीं बढ़ा रहे, उनमें हम किस चीज़ को एड्रेस करते हैं, इस चीज़ को भी ज़रूरी होता है। और तीसरी जो सबसे अहम बात होती है जो घर वाले हैं ना उनका रवैया होता है। जैसे हमारे पास पेशेंट बिल्कुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं, लेकिन घर जाते हैं, घर वालों के रवैये कुछ इस तरह के जुमले होते हैं जो मरीज़ को दोबारा बिगाड़ देते हैं। तो उसके लिए अलग बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमको एड्रेस करने पड़ते हैं। और जहाँ तक दवाई का भी ख्याल है, अगर पेशेंट स्टेबल रहता है तो सेम ट्रीटमेंट होती है, लेकिन अगर सोशल फैक्टर्स अप डाउन हो रहे हैं, ड्रग्स ले रहा है, तो ऑब्वियसली उनका ट्रीटमेंट भी फिर चेंज होता है। मुझे अब ज़रा पेशेंट से अगर मुलाकात करवाएं तो मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। मुझे बताएं कि आप यहाँ पर कब आई थी और किस वजह से आई? देखिए, मैं यहाँ 8 साल पहले आई थी और मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के गए थे, मार पीट के घर से, और मुझे यहाँ छोड़ गए थे। और 8 साल लेने के लिए वो राज़ी नहीं हो रहा। अभी राब्ता है उनसे? इन लोगों के रास्ते हैं, इन लोगों के पास नंबर है, सब कुछ है, इनको एड्रेस भी सारा कुछ मालूम है, लेकिन वो मेरी तो किस कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है, तुम सारी ज़िंदगी हॉस्पिटल में रहोगी, मेरी बच्चियों से मुझे नहीं मिलवा रहा, मैं उसकी मिन्नतें करती हूँ, माफ़िया मांगती हूँ कि मुझे एक चांस दे दे, मुझे अपने घर में रख लें, लेकिन वो किसी चीज़ के लिए एग्री नहीं हो रहा। आपकी कितनी बच्ची हैं? मेरी 2 बेटियाँ हैं। बेटियाँ हैं, वो आती हैं आपसे मिलने? 11 साल की है, 12 साल की है, लेकिन नहीं, लेके ही नहीं आता वो मिलने के लिए यहाँ पे मुझे। मैं मिलने के लिए बुलाती रहती हूँ, फ़ोन पे बात करने के लिए कहती हूँ, फ़ोन पे भी राब्ता नहीं करता और मिलने के लिए भी राज़ी नहीं होता। हाँ, माँ का दिल है तो जाहिर सी बात है, मैं तो औरत का दिल तो अपनी औलाद की तरफ खिंचता है ना, बेटा हो या बेटी हो, औलाद का तरफ दिल खिंचता है औरत का। मैं ऐसी बंदी थी, मैंने कहा कोई मुझे ऐसे कुछ कर नहीं सकता, लेकिन इन लोगों ने ताले में रख के मेरे कोर्ट ऊपर से लेटर नहीं आ रहा, मेरा मियाँ मुझे छोड़ के गया। कानून वाले थे ना, उन्होंने बिठाया, मैं इधर आई थी समन शाह के पास मेले पे, उधर तबीयत ख़राब हो गई, उन्होंने बोला
आपको हम इलाज के लिए इधर एडमिट करवा देते हैं। अभी 1 माह पूरा नहीं हुआ मुझे एडमिट किया, लेकिन बार बार ताला इसलिए लगाते हैं कि कोई दूसरा इसको कहीं ले ना जाए, इसको रास्तों का पता नहीं है। यही डॉक्टरों ने मेरे साथ अच्छा किया बर्ताव। मैंने रेंजर में भी जो सिलाई सेंटर है ना, वो मैंने डिप्लोमा लिया हुआ है, पढ़ी लिखी हूँ, मिडिल किया हुआ है, सब कुछ पता है। मुझे रोना आ रहा है इसलिए इस बात पे कि मुझे कोई इधर से छोड़ने चला गया तो छोड़ के तो लेके नहीं जा रहा, क्या करूँ। अल्लाह ताला आसानियाँ करेगा इंशाल्लाह ताला आपका। सब क्या तो क्या है, क्या प्रोसेस है, कब तक हो सकता है? देखिए हमने कोर्ट को बार बार रिमाइंडर भेजे हैं। अच्छा, जिस तरह से ये बता रही हैं कि फ़ोन नंबर, उस पर भी हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, और जो ये एड्रेस बता रही हैं उस पर भी हमने लेटर भेजे। मेरे हस्बैंड इधर आते रहते, हस्बैंड ये इनकी थोड़ी सी परसेप्शन है कि इनको फील होता है आते हैं, अदरवाइज़ हमारे पास किसी ने अभी इनकी फैमिली मेम्बर ने कॉन्टेक्ट नहीं किया, और कोर्ट की तरफ से भी हमें कोई रिस्पॉन्स। इनकी फैमिली को मालूमात हैं इस बात की या नहीं? देखिए हम लोग ये जो एड्रेस बता रही हैं उस पर हमने लेटर भेजे हैं, लेकिन वहाँ से कोई अभी तक रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला है, किसी भी रिश्तेदार की तरफ? किसी भी रिश्तेदार की तरफ से नहीं मिला है। कैसी आप? कैसी है आप? उसकी है, मैं क्या कहूँ, अच्छी है। अच्छी हो? चलो अब आप नाच सुनाओगी मुझे कोई? आपने मुझे नहीं सुना ना, तो मुझे बिठा मत नहीं मुखे पे मदीनु देखा ओ देखी मैं सिद्रब ये जो सुबह शाम कर दीदार एटे सिकमे वे तो सिका तो वे मदनी की ये जाऊं को मुअत नाए समझ दे समझ आया सरकार। ये हमारा रिहेबिलिटेशन सेंटर है फीमेल पेशेंट्स के लिए। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करवाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि पेशेंट ने पहले कौन सी एक्टिविटीज़ की हुई है, ताकि उनको ही हम ग्रूम करें, तो जब वो कम्युनिटी में जाएँ उन्हीं एक्टिविटी से ये लोग अर्न कर सकें। ठीक है, तो ज़रा बताइएगा कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कर रहे हैं? जैसे हम लोग यहाँ पे स्टिचिंग करवाते हैं, एम्ब्रॉयडरी करवाते हैं, पेंटिंग्स करवाते हैं, और कुछ आर्ट की एक्टिविटीज़ करवाते हैं, ये सब करवाते हैं। अच्छा मैम, यहाँ पर क्या ऐसा भी कुछ है कि जैसे इतना अच्छा इन्होंने काम किया है, इतना अच्छा देखने आ रहा है, बड़ी फाइन क्वालिटी है, तो क्या ऐसा कुछ होता है जो इनके लिए कोई ऐसा इवेंट होता है, कोई एग्जीबिशन की जाती है इनकी चीज़ों की, और वो जो है बाहर जो लोग हैं उन तक पहुंचाई जाए, इनकी फैमिली को दिखाया जाए कि देखें जी ये भी टैलेंट है आप में? जी, इस तरह के जो भी हमारे हॉस्पिटल के इवेंट्स होते हैं उनमें हम इनका एक स्टॉल लगाते हैं, तो इनकी फैमिली मेम्बर्स को बुलाते हैं, उनको बताते हैं कि ये चीज़ है, और दूसरे बाहर भी हम कुछ स्टॉल इनके लगवाते हैं ताकि पेशेंट को ना एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दें। और दूसरे इनसे कभी कभी हमारे पास कोई इनकम भी कलेक्ट होती है, तो वो हम इनको दे देते हैं। अच्छा, इसमें जो है कुछ गेम्स वगैरह भी आप करवाते हैं फीमेल को? हमारे पास दोनों टाइप की गेम होती हैं, इंडोर गेम्स भी होती हैं, आउटडोर गेम्स भी होती हैं। उसमें क्या होता है, सिर्फ हमारे पेशेंट्स नहीं इन्वॉल्व होते हैं, हमारे जो दूसरे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी साथ में इन्वॉल्व होते हैं, इवन हुई डॉक्टर्स, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी तो सबके लिए ज़रूरी होती है, तो हम लोग भी इनके साथ इन्वॉल्व होते हैं, ताकि वो उनको ये ना लगे कि एक जो स्टेटस होता है ना कि ये हमें किस तरह से डील कर रहे हैं, तो उनको वो जो बॉन्डिंग होती है, अपनापन तभी महसूस होता है जब हम लोग खुद इनके साथ इन्वॉल्व होते हैं। जी, अब मैं हॉस्पिटल के उस हिस्से में मौजूद हूँ जहाँ पर बड़े जो हार्मफुल जो पेशेंट्स हैं उनको रखा गया है, और मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करूँगा और अब ये बताएंगे मुझे कि यहाँ पर यह है कि किस तरीके से इनको लाया जाता है, क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, कैसे रखा जाता है, ये सारी बातें मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सलाम से। कैसे हैं आप? ठीक है डॉक्टर साहब, बताइएगा ज़रा कुछ इस हवाले से हमें। पहले तो मैं एक बात, जो स्टिग्मा है कि साइकेट्रिक पेशेंट बहुत हार्मफुल हैं, बहुत डेंजरस हैं, ये बात बिल्कुल यानी 1% भी दुरुस्त नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक है। तो तासुर ये जाता है कि साइकेट्रिक पेशेंट बड़े डेंजरस हैं, वो लड़ते हैं, हालांकि वो बेचारे ज़िंदगी में 4 बार एक गिरस हो जाते हैं, वो भी सिर्फ नफसियाती बीमारी की वजह से नहीं,
हो सकता है कोई नशे आवर चीज़ वो खा रहे हों, उसकी वजह से लड़ रहे हों, हो सकता है कोई और उसको बीमारी जिसकी वजह से लड़ रहे हैं, या उसकी शख्सियत ऐसी हो वो लड़ रहे हैं, लेकिन वो सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे ये डेंजरस हैं, ये लड़ते हैं। हालांकि साइकियाट्रिक पेशेंट इतने हार्मफुल नहीं जितने आम जनरल पॉपुलेशन में आप देखें, बाहर देखें, जो आम बिल्कुल सही लोग हैं। हाँ, लेकिन तासुर यही है कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ये एक स्टिग्मा है जो ख़त्म होना चाहिए कि साइकियाट्रिक पेशेंट आर डेंजरस, वो हार्मफुल हैं, वो ठीक होंगे नहीं, वो ख़तरनाक हैं, ये तासुर ख़त्म करना चाहिए। अच्छा सर, तो फिर अभी जैसे यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इस वक्त, इनके बारे में बताएं कि ज़रा अलग रखा गया है, तो जैसे आपने कहा कि हार्मफुल नहीं होते, लेकिन ये फिर इनको अलग क्यों रखा गया है क्या, और फिर इनका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे हो रहा है और कब से हो रहा है? सर अलग इनको नहीं रखा गया है। यहाँ पे देखें तो 40 पेशेंट एक साथ हैं, वहाँ पे देखें तो 40 पेशेंट एक साथ हैं, यहाँ पे देखें तो 20 पेशेंट एक साथ हैं। अक्यूट एमरजेंसी से जो पेशेंट आता है, यानी अभी वो लड़ा या तेज़ हो गया, तो वो अक्यूट फेज़ में होता है। तो जब तक उसकी बीमारी स्टेबलाइज हो जाए, वो अक्यूट फेज़ में है, तब तक उसको हम रखते हैं आइसोलेट। और फिर हम एक स्केल लगाते हैं कि ये कितना डेंजरस है टुवर्ड द सेल्फ और अदर। फिर वो जब वो स्केल में उसका इसको नीचे आ जाता है, उसको हम आम पेशेंट के साथ रखते हैं। और साइकियाट्रिक बीमारी ऐसे ही है जैसे आम मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर है, ज़ियाबतीज़ है, ये भी वैसे ही बीमारी है। ये कोई और इसका भी काज है, एक ऑर्गेनिक काज है, ब्रेन में केमिकल बढ़ जाता है, जिस वजह से सोचने में खलल जाता है, वो डिसीजन नहीं कर पाते। और ज़्यादातर मैं आपको एक बात और बताऊं कि साइकियाट्रिक पेशेंट दूसरे लोगों से अब्यूज़ होते हैं। अच्छा ये बताएं कि ये किस वजह से ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स जो है मैं कह सकता हूँ माशरे में पैदा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं? बेरोज़गारी की वजह से हो रहा है, नशे की वजह से हो रहा है, या घरेलू परेशानियों की वजह से हो रहा है? हमारी कज़िन मैरिज, फैमिली मैरिज, कबीले में एक ही ख़ानदान में शादी करते हैं, तो जेनेटिक अगर किसी ख़ानदान में कोई जीन आ जाती है मालिकोलिया की, स्किज़ोफ्रेनिया की, तो फिर उस ख़ानदान में स्किज़ोफ्रेनिया के केस ज़्यादा आ जाते थे। तीसरा, सोशल प्रॉब्लम, माशी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, लोग बहुत ज़्यादा जो परेशान हैं, तो परेशानी के बाद कुछ लोग उससे निकल आने के एज अ डिफेंस यूज़ करके वो बाइपोलर यानी मेनिया, यानी जो बड़े तेज़ हो जाते हैं, बड़ी बातें करते उसमें आ जाती हैं। तो मेन जो रीज़न है वो यानी बायोलॉजी भी है, साइकोलॉजी भी है, सोशल भी है। और सर फिर आप हमें मुलाकात करवाइए कुछ पेशेंट से और देखते हैं कि कितने टैलेंटेड हैं। अब ये सब वो पेशेंट हैं जो एक बार एपिसोड ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर से दाखिल हुए थे इमरजेंसी में, तो वहाँ पे इमरजेंसी वालों ने दाखिल किया, फिर वो अक्यूट फेज़ में हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद तकरीबन 1 महीने के अंदर ये स्टेबलाइज हो जाते हैं। अब ये वो स्टेबलाइज पेशेंट हैं, आप खुद इनसे बात करें। ये बेसिकली सारे इधर सिंध से हैं या पूरे पाकिस्तान से हैं? तकरीबन पूरे पाकिस्तान से हैं, पंजाब से भी हैं, सरहद से भी हैं, पूरे पाकिस्तान से हमारे पास आते हैं। मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर, ठीक ठाक है? जी जी माशाल्लाह। कब से हो यहाँ पे? मुझे तकरीबन महीना होने वाला है। माशाल्लाह से सब कुछ बेहतरीन है, खाना भी वक्त के ऊपर मिल जाता है, और हमें जो है 2 वक्त टेबलेट दी जाती है, और हमसे इंटरव्यू लिया जाता है कि अब तबीयत कैसी है, तबीयत के बारे में बताया जाए। यहाँ पर किस वजह से लाए गए थे, क्या हुआ था, ऐसा क्यों आए थे इधर? मैं 2-3 महीने से नशा कर रहा था, तो फिर मेरे वालिदैन वालों को पता लग गया था कि मैं नशा कर रहा था, तो मुझे इसलिए इधर लेके आ गए। मुझे आप बताओ कि आप कब से हो यहाँ पे? जी मुझे 2 माह हो गए। 2 माह हो गए। और आप क्यों आए थे इधर? जी मैंने भी कुछ नशा किया था, इसी वजह से मेरे वालिदैन मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए। कहाँ रहते हो आप? मैं हाला में रहता हूँ। अच्छा, हाला में रहते हो। और कुछ क्या करते क्या थे पहले? मैं फ्रूट का काम करता था, फ्रूट और सब्जी का काम। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। अभी मेरी तबीयत सही हो गई है, मुझे डीसी भी कर दिया डॉक्टर ने। बात कर लेते हैं और जानते हैं कि इनके बारे। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए जी? मुझे गाना आता है, सुनाओ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ, तुम छुपा ना सकोगी, मैं वो राज हूँ, तुम बता ना सकोगी, वो अंदाज हूँ, जैसा देख लो मिट गई। यार जबरदस्त, आप तो बहुत अच्छा गाते हो यार, जबरदस्त। आप भी गाते हो? मेरे को नहीं आता है। नहीं आता? आपको क्या आता है? मेरे को आता है। आता है? टीवी देख, फिल्म पसंद है? हीरो पसंद है? हीरो सलमान खान। अरे वो लग भी रहे हो सलमान खान जैसे, जबरदस्त। अच्छा भैया आप बताओ, कोई डायलॉग सुना दो सलमान खान का। पिया पिया हो पिया हो पिया पिया हो पिया। जबरदस्त भाई, जबरदस्त। आप बताओ क्या हाल है, कैसे हैं आपके? शुक्र है, ठीक हो? अच्छा ये बताओ कब से हो यहाँ पे? मुझे 50 दिन हो गए हैं। 50 दिन। अच्छा,
और अभी क्या कह रहे हैं डॉक्टर, कितना इलाज हो गया आपका? इलाज मुकम्मल हो गया, लेकिन मुझे मेंटल करना चाह रहे हैं। अच्छा, हाँ। अभी छोड़ नहीं रहे क्या आप? नहीं छोड़ रहे। क्यों, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अभी जाओगे कब, रात में जाओगे, दिन में जाओगे, रात में जाओगे, दिन में जाओगे, ये रास्ता रोक रहे थे। अब मैं क्या करूँ, ऐसे दलदल में फंस चुका हूँ, अब कैसे निकलूँ मैं? दलदल वो है, अमल से भी मांगा, वफा से भी मांगा, अगर कुछ ना सका खुदा से भी मांगा, खुदा की कसम खुदा से भी मांगा। जबरदस्त भाई, देख लो कैसा डायलॉग सुना रहा। आप कह रहे थे आपको गाना आता है ना, इधर आके सुनाए ना मुझे। जिंदगी की तलाश में कितने हम मौत के करीब आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए। जी, मैं मौजूद हूँ सर काउस जी जहांगीर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री में, और मेरे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर निसार अहमद सहू मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से बात करते हैं, हॉस्पिटल की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ट्रीटमेंट यहाँ पर कैसे होता है पेशेंट्स का, फंड्स की क्या सिचुएशन है, सारी बात करते हैं और ये मालूमात इनसे हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? आपकी तशरीफ़ आवरी का मैं शुक्रगुजार हूँ। ये इदारा जो है अपनी सर्विसेज मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के थ्रू उन पेशेंट्स को देता है जो मेंटल हेल्थ सफरर्स होते हैं, और इसकी कैचमेंट एरिया वैसे तो पूरी पाकिस्तान है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये इसकी जो अपनी एरिया है, जो कवर्ड एरिया है, वो कोई 27 पॉइंट समथिंग जो है वो एकड़्स पे इसकी पूरी जो है एरिया है जिस पे ये फैला हुआ है, और इसके अंदर 14 हमारे फंक्शनल यूनिट्स हैं जो कैटेगरिकली जो है अपनी परफॉर्म करते हैं, और वो सर्विसेज कैटर कर रहे हैं टू द पीपल ऑफ द सिंध, बलूचिस्तान एंड रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस। सर, एट अ टाइम इस पे कितने पेशेंट्स आ जाते हैं, कितनी स्पेस है पेशेंट्स के लिए यहाँ पर? देखिए, हमारी जो ऑफिशियल जो सेंक्शन स्ट्रेंथ है इस हॉस्पिटल की वो 500 बेडेड है। और 500 बेडेड में ऑलमोस्ट हमारे जो हैं सारे बेड्स ऑक्यूपाइड होते हैं। इसमें क्या कि ये जो साइकेट्रिक इलनेस है, ये क्रॉनिक इलनेस होती है, और हमारे क्रॉनिक इलनेस के जो पेशेंट होते हैं वो कस्टडी केयर में हम रखते हैं, और उसमें जो है पेशेंट्स की लॉन्गर स्टे हो जाती है। हम इस हॉस्पिटल को जो ऑपरेट करते हैं वो सिंध मेंटल हेल्थ एक्ट 2013 के जो है वो सिंध असेंबली के रेजोल्यूशन और एक्ट के तहत जो है इनको हम ऑपरेट करते हैं। उसमें एक्ट जो हमें कहता है कि भाई आप 6 मंथ्स के अंदर अंदर पेशेंट्स को जो है वो रिकवर करके कम्युनिटी को वापस भेज दें। अगर वो हमारे कंसल्टेंट को ज़्यादा अरसा दरकार होता है तो फिर दोबारा हम जो है वो उसका कॉन्ट्रैक्ट हम जो है उनकी फैमिली के साथ करते हैं, और पेशेंट हम सेटल करके दे देते हैं। सर, एक पेशेंट पर कितना खर्चा आ जाता है तकरीबन? देखिए, ये सिंध गवर्नमेंट एक्सपेंसेस बेयर करती है, और हमारे पास जो पेशेंट आता है, देखिए पहले तो ओपीडी में आता है, और ओपीडी के अंदर हम 15 डेज से लेके 1 मंथ की मेडिसिन जो है वो एक पेशेंट को हम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और यूजुअली ये 8,000 से 20,000 तक की भी एक पर्ची होती है एक पेशेंट की, जो हम मेडिसिन जो है वो जो प्रोक्योर करके हम इनको देते हैं। ये तो ओपीडी का किस्सा है। उसके अलावा हमारी जो है साइकेट्रिक इमरजेंसी सर्विसेज में वो पेशेंट जो कुछ एक्यूट साइकोसिस के साथ आते हैं उनको हम साइकेट्रिक इमरजेंसी यूनिट में अलॉन्ग विद द अटेंडेंट उनको वहाँ पे जो है वो अकोमोडेट करते हैं। पेशेंट को एडमिट करके हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। फैमिली साथ होती है, और फैमिली को हम ही जो है वो फैसिलिटेट करते हैं। उनको 3 टाइम मील भी हम ही देते हैं। मतलब ये है कि अटेंडेंट को भी हम करते हैं, उसकी फूड सर्विसेज का एहतमाम भी ये इदारा करता है। उसके अलावा पेशेंट जो होता है उसकी ऑल इन्वेस्टिगेशंस फ्री होती हैं, ट्रीटमेंट फ्री होता है, कंसल्टेंसी, बेड सर्विसेज, ऑल सर्विसेज आर फ्री जो है हम वो पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। इस पे एक्सपेंसेस तो हैं, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ये वाहिद हॉस्पिटल है पब्लिक सेक्टर में जो कस्टडी केयर लेती है, उसकी हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि वो पेशेंट हमारे पास आ गया, अटेंडेंट को हम फ्री कर देते हैं,
और जो है उनकी कोमार्बिडिटी है, उनकी जो है वो साइकेट्रिक इलनेस है, उनकी हाइजीन है, उनकी जो है अदर जो सर्विसेज हैं, फूड सर्विसेज हैं, उनकी लॉन्ड्री सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो है और जो अपना एक्सपेंसेस हैं, बेड ऑक्यूपेंसी होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो सिंध गवर्नमेंट जो है अपने तौर पे हमें फंड्स प्रोवाइड करती है। लेकिन ये है कि इसके अलावा भी ये इदारा जो हमारा है ये बहुत पुराना इदारा है और सिंध की आवाम इसके साथ बालाना मोहब्बत रखती है। उसमें हमारे जो है फिलंथ्रोपिस्ट हैं, सिंध की सिविल सोसाइटी है, उसमें और जो है अपना चैरिटेबल इदारे हैं, दूसरे लोग जो इस इदारे के साथ एक अटैचमेंट रखते हैं, हमारी जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे इंडिविजुअल्स जो हैं, जो बखैर हजरात हैं, वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। बहुत पुराना इदारा है और इस इदारे के अंदर जिस तरह हमें जो है फॉरेंसिक साइकेट्रिक जो है लेबॉरेटरी की ज़रूरत है वो होनी चाहिए, ताकि जो है वो इस तरह के जो केसेस आ रहे हैं जो सिंध के अंदर ये एक्सेस नहीं है, तो ये इदारा जो है वो इस तरह की जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करे। क्रानिक पेशेंट्स जो लंबे अरसे तक यहाँ रह जाते हैं, जिनकी फैमिलीज़ फिर जो है वो मुड़ के इनका हाल अहवाल नहीं लेती है, मैं आपके इस चैनल के तवस्सुक से ये उनको जो है वो एम्फेसाइज़ करूँगा कि वो जो पेशेंट्स जो हमारे पास रिकवर हो गए हैं उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे आएँ, उनको जो है वो लेके अपनी फैमिली के साथ जो है लव एंड अफेयर के साथ उनको अकोमोडेट करें और इस इदारे के साथ जुड़ जाएं। सर लॉन्ग जर्नी है, पास्ट बहुत अच्छा है, प्रेजेंट भी आपकी बातों से नज़र आ रहा है कि बहुत अच्छा है, लेकिन सर साथ ही साथ आपको पता है बहुत सारे प्राइवेट इदारे भी खुलते चले जा रहे हैं, तो आपको आपके क्योंकि अब ये ज़ाहिर इसको गवर्नमेंट देखती है, तो क्या फ्यूचर नज़र आता है इसका? देखिए, हमने इस इदारे को बड़ा ट्रांसफॉर्म किया है। 1-1.5 साल के अंदर जो है हमने न्यू सर्विसेज भी जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश की हैं। पेरीनेटल मेंटल हेल्थ क्लिनिक का जो हमने कॉन्सेप्ट दिया है, उसी में वो जो लेडीज़ जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के साथ और प्रेगनेंसी में जो होती हैं, उस एज ग्रुप को, उसी चंक ऑफ पॉपुलेशन को जो पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी एड्रेस नहीं हो रहा था और उसके डेटा भी नहीं है, उसको हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है और दिस इज़ द यूनिक वन। ये एक हमने जो है वो सर्विसेज जो है इसका आगाज़ किया है। उसके अलावा डिप्रेशन क्लिनिक को हमने सेपरेट किया है। एपिलेप्सी क्लिनिक के कोई 7,500-8 हज़ार जो हमारे पेशेंट्स हैं सबको रजिस्टर किया है। ये वाहिद इदारा है जो है एपिलेप्सी के डेटा को मेंटेन करता है और उनको जो है स्टेट ऑफ आर्ट ट्रीटमेंट देता है। ये इदारा ट्रांसफॉर्म कर रहा है और लेटेस्ट जो है मॉडर्न ट्रीटमेंट सेंटर की तरफ हम जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इस सिंध के अवाम को और रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस को इस इदारे से बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये हमारा जो है वो आर्ट एंड डिज़ाइन के हवाले से ये थेरेपी हमारी है और इसकी इंचार्ज जो हमारी हैं ये आपको ब्रीफ करेंगी कि यहाँ पे किस तरह क्रिएटिव काम होता है और पेशेंट को हम किस तरह इन्वॉल्व करते हैं। मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो अटेंडेंट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ज़रा इसके बारे में मुझे बताइएगा, सर चीज़ों के बारे में। ये आर्ट थेरापी है जिस रूम में हम खड़े हैं। आर्ट थेरापी का ये मकसद है कि जब पेशेंट मेंटल इलनेस के अंदर चला जाता है तो उसके अंदर जो कलर होते हैं वो डुम हो जाते हैं, मीन्स के उसके ब्रेन के अंदर ब्लैक कलर शो हो जाता है जी। उसके न्यूरॉन्स जो है प्रॉपर वर्क नहीं करते, तो हम इसको कलर्स के थ्रू उसको दोबारा अपने वर्ड में लेकर आते हैं। पिक पे आऊँगी कि हम इस आर्ट थेरापी के थ्रू हम डिफरेंट डेज भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, हम इस चार्ट पे आ जाते हैं तो ये जो लिखा हुआ है ये पेशेंट ने खुद लिखा है। फिर हम इसको टास्क देते हैं कि आपको इस वर्ड से कौन सा डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम उसी वर्ड्स को लेके उसको फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल कामयाबी की बात आ जाती है तो वो नाकामयाब होता है, तो उसको दोबारा टेक्निक्स देते हैं, होप देते हैं, उसको गेम करवाते हैं। इसी आर्ट के साथ हम छोटे छोटे, क्योंकि वो एक काम पे फोकस थोड़ा टाइम करते हैं फिर दोबारा हम उनका व्यू चेंज करते हैं, तो डिफरेंट वेज होता है। फिर हमारे पास बहुत सारे स्पोर्ट्स भी हैं, एक स्पोर्ट्स नहीं है। उनकी क्रिएशन बढ़ाने के लिए तो हम उनको स्पोर्ट्स पे लेकर आते हैं। जो एजुकेटेड होते हैं उन्हें दोबारा एजुकेटेड भी करते हैं, पढ़ने की तरफ लेकर आते हैं। और थोड़ा थक जाते हैं
मज़ा नहीं आ रहा, गेम में लेकर आते हैं। साथ साथ जिस पेशेंट को स्किल्स होता है, जब मेरा रेपो बनता है डेफिनेटली जो मेंटल इलनेस है वो 18 ईयर्स के बाद होती है, तो उन्हें स्किल्स होता है स्टिचिंग, जैसे सिलाई आप देख रहे हैं, तो इनको दोबारा बिठाते हैं और ये खुद ही सिलाई करते हैं। मुझे नहीं सिलाई आती, जस्ट उनको सपोर्ट देते हैं। दे हैव अ नीड सपोर्ट एंड हेल्प। ये सारा कुछ उन्होंने किया है। और ये उस टेलर का एडवाइस था कि ये बटन आप फलाने गली में जाएं, वहाँ से आपको 20 रुपये में बटन लगा के देंगे, तो ये मैंने लगवाए हैं अपनी तरफ से। उन्होंने कहा कि ताकि, और वो मेल टेलर था लेकिन उसने ये देखो बहुत ही अच्छा बनाया है। और अब माशाल्लाह ये हैदराबाद में ही रहता है, हालानाका पे। ये जो है ना पर डे पे 3500 कमा रहा है। इसकी मदर आके मुझे बता के गई है, तो हमें बड़ी खुशी होती है। ये रिकॉल हो जाते हैं, कलर इनके डुम हो जाते हैं, छोटे बच्चों की तरह दोबारा इनको हेल्प करनी पड़ती है, क्योंकि जब कलर डुम होते हैं तो ये दर्द का भी बोलते हैं काला कलर है। तो फैमिली बैठी होती है, उनको बताते हैं इनको सपोर्ट चाहिए, इनको रिकग्नाइज करना है। तो ये इस तरह है। और ये हमारी थेरापी, हम कहते हैं आए। और ये फ्री के फूल हैं, नीचे गिरे हुए, इस फूल से आप अतर बनाएं। ओ शाम जो ही पहर नाव सांझे कयो, ओ शाम जो ही पहर नाव सांझे कयो, कुछ तई दा कयो के तगालियूं कयो, शाम जो ही पर नाव सांझे कयो। ये म्यूज़िक थेरापी का रूम है जहाँ पे आप खड़े हैं। ये सर सीजी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिक बिहेवियर साइंस के अंदर है। और इस रूम को जो हमारा बहुत ब्यूटीफुल लुक जो दिया है वो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर निसार अहमद मंसूर ने इसको ओपन किया है। ये पहले क्लोज़ किया हुआ था, क्योंकि इससे जो है पेशेंट की जो माइंड है वो भी ओपन होता है। वो चीज़ें होती है जो पेशेंट अपनी हमारे साथ रेपो में नहीं बताते अपनी कंडीशन, लेकिन वो सॉन्ग के थ्रू जो है ना बताते हैं। सुनो ना सुन लो ना, हम सफ़र मुझी को चुन लो ना, तुम जो गुमसुम हो तो मैं हैरान हूँ, ये राज कैसे तुमको बताऊँ, तुम पर मरता हूँ मैं सच कहता हूँ, मांग के देख लो मुझसे जा, सुनो ना सुन लो ना। भाई बहुत अच्छा। आप बताओ, आप भी तो कुछ बजा रहे थे। मैं बहुत टैलेंटेड पर्सन हूँ। मैं अपने वालिदैन के लिए और जो भी यहाँ डॉक्टर खड़े हुए हैं उन सब के लिए एक गाना पेश करना चाहता हूँ, बिल्कुल बगैर साउंड के। बिल्कुल सुनाओ। जब से तुझे देखा दिल में सुकून आराम नहीं, जब से तुझे देखा दिल में सुकून आराम नहीं, मेरे होंठों पे कि तेरे सिवा और नाम नहीं, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तुम मेरे धीरे से मुझको चुराना, तुमसे प्यार हमें है उतना जाने जाना, उनसे भी के तुमको ही सुनाना। मैं नीलोफर के और अष्टम भाई वार्ड के, मैं नीलोफर जहाँ हम 11B में उनको डेडिकेट करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कितने % जो है वो ट्रीटमेंट हो चुका है? काफ़ी बेहतर है। जब ये शुरू में आया था यहाँ पे तो ड्रग इंड्यूस साइकोसिस में आया था, तो इसकी जो है थॉट्स चेंज थे और हाइपर एक्टिव था, एक्यूट मेनिया में था उसी वक्त। अब इस वक्त बिल्कुल ऐसे समझो कि इस वक्त तो बिल्कुल नॉर्मल है, सारी चीज़ें इसको याद भी हैं, प्रीवियस यूनिवर्सिटी की बातें भी याद हैं। अभी इस वक्त जो परफॉर्म कर रहा है, अभी भी मैं इससे डिस्कस कर रहा था, बता रहा था कि लिपिन कार्ड हमारा फार्माकोलॉजी का बुक है वो मुझे ला के दो, मैं पढ़ूंगा। अभी जो मेडिसिन मेरे ऊपर जो कैंप्रो चल रही ट्रीटमेंट उसकी मैं साइड इफेक्ट पढ़ूंगा, और उसके अलावा दूसरे और भी इसकी एक्टिविटीज़ हैं। ये सिलाई का काम भी बहुत अच्छा कर रहा है, सिलाई का काम भी इसके बिरादर जो थे एक नया टैलेंट आ गया, वो भी कर रहा है। उसके अलावा सिंगिंग है, पोइट्री है, सारी चीज़ें हम अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि मेरा भाई है साथ ही दे, तो अब ये बिल्कुल ओके हो जाएगा। हम कोशिश हम सब पेशेंट किसके लिए कर रहे हैं, मगर ये तो एक हमारा साथ एक हिस्सा था।
जी बचपन में देखें हमने तो बहुत ज़्यादा ये काम किया है, बहुत ज़्यादा ये खेल खेला है, जो ये मिट्टी से जो है वो हम लोग कभी पॉट्स बनाते थे, कभी छोटे छोटे बर्तन बनाते थे, कभी कुछ जो है वो क्लाउंस बनाते थे, फिर उसको कलर करते थे। लेकिन यहाँ पर ये एक बाकायदा तौर पर हॉस्पिटल के अंदर ये क्ले मट के नाम से जो एक थेरेपी है बाकायदा तौर पर, आप देखें यहाँ पे कुछ पेशेंट्स हैं जो इस चीज़ को बड़ा खूबसूरत तरीके से जो है ना वो परफॉर्म कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूँ, पूछता हूँ कि इसका क्या तरीकाकार है और ये क्यों ज़रूरी है, फिर मैं पेशेंट से भी बात करूँगा। डॉक्टर साहब बताइएगा ज़रा इसके बारे में। अच्छा, एक तो ये कि हम इंटायर पाकिस्तान से लोगों को कैटर करते हैं ना, तो हमारे पास ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो रूरल एरियाज़ के आते हैं, तो वहाँ पे जो स्किल है वो यही है, मिट्टी के बर्तन बनाना। वहाँ खाना भी आपने देखा होगा इन्हीं बर्तनों में बनता है। तो बेसिकली हम इन्हें जो माहौल देना चाह रहे हैं वो वही है जहाँ से ये आए हैं, ताकि ये वहाँ जाके दोबारा स्टेबल हो सके, उसी काम को दोबारा कर सकें। तो इनकी स्किल्स आप देखें कितनी बेहतर हो गई। आइए मैं आपको बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ये वहाँ जाके ये काम करके अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं ना, ये टॉयज़ बना सकते हैं, मिट्टी के और बर्तन बना सकते हैं। आप देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या बना रहे हैं? ये मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, कोई नाक बना रहे, कोई सांप बना रहे, कोई भैंस बना रहे, कोई बकरी बना रहे हैं। अच्छा, जब हम छोटे थे तो हम जब ये बर्तन बनाते थे ना इसमें, तो हम खेला करते थे कि हम इसमें खाना डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो आप लोग भी खेलते हो ऐसे? जी हाँ, खेलते थे पहले। तो अभी चूल्हा कहाँ बनाया? अभी चूल्हा नहीं बनाया, अभी चूल्हा बना रहे हैं। चूल्हा बनाओगे फिर खाना पकाओगे इसमें? जी आओ। क्या पकाना है आज? आज चावल पकाना है। चावल पकाना है? जी हाँ। कौन से चावल, बिरयानी या सादे चावल? बिरयानी। अरे वाह भाई वाह, जबरदस्त। मुर्गी की। अरे मुर्गी की, जबरदस्त। खाते हो मुर्गी की? जी हाँ खाते हैं। फिर खुद भी खाओगे? जी हाँ, आप भी खाएंगे, तुम्हारे को खिलाएंगे। अरे फिर तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, फिर जल्दी से बनाओ। हाँ भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है। ठीक हो? क्या बना रहे थे आप? हम बर्तन बना रहे हो? जी जी। ये क्या बनाया है, ये तो बताओ इसके बारे में। ये हाथी है। अच्छा, हाथी है ये? जी जी। अरे वाह यार, देखो कितना जबरदस्त हाथी है। लेकिन इस हाथी की सूंड छोटी नहीं है? हाँ। हैं, क्यों? छोटी है इसलिए छोटी बन गई है। ये छोटी है, छोटे सूंड वाला हाथी? जी जी। अच्छा, और ये क्या है? ये मछली है। ये मछली है? जी। तो पानी क्या है, तो मर जाएगी, पानी में डालो इसको। पानी बना रहे थे, तुम आ गए। अच्छा, मैं आ गया। देखिए ये होती है एक बड़ी प्यारी और मासूमियत। कह रहा पानी में बना रहे थे, तुम आ गए और तुमने रोक दिया, तुम्हारी वजह से होगा जो भी होगा। अच्छा, मुझे ये बताओ ये क्या है? ये सुम्बा है। सुम्बा। ये दुम्बा है? दुम्बा है। देखें जी, और यहाँ पे इतना अच्छा जो है कि बड़ी अच्छी थेरेपी चल रही है, और देखें बड़े जो है वो फोकस्ड हैं। जिससे भी बात हो रही है, जितने भी पेशेंट से, ऑलमोस्ट सारे के सारे जो हैं वो अपने इलाज से, अपने ट्रीटमेंट से बहुत मुतमईन हैं, और वो बहुत थैंक्सफुल हैं यहाँ के स्टाफ के, डॉक्टर साहब के, सबसे, कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो सब बहुत ख्याल रखते हैं, खाने पीने का भी, सफाई सुथराई का भी, उन लोगों का भी, उनकी सेहत का भी। और इसी तरह जो है देखें वो टैलेंट भी नज़र आ रहा है, माशाल्लाह ताला ग्रूम कर रहे हैं और जल्द से जल्द ठीक होने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर। बड़ा कंसर्न जो सिक्योरिटी का, वो हमारे पास जेल वार्ड है। हमारे पास एक जेल वार्ड है और उसमें जो है अराउंड 30, 35, 40 कैदी जो हैं वो दाखिल रहते हैं हमारे पास। अच्छा। और सब के सब खतरनाक हैं। दो तरह के, एक तो ज़्यादातर मर्डर केसेस हैं जो मर्डर करके आए हुए हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास ब्लास्फेमी की केसेस बहुत ज़्यादा है जी। ज़हनी हवाले से वो ब्लास्फेमी कर देते हैं, उसके बाद केस हो जाता है, फिर वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब उनका ये भी कंसर्न रहता है कि उन पे अटैक भी हो सकता है, कुछ लोग जज्बात में आके उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए जेल डिपार्टमेंट के अंडर है सिक्योरिटी, उनकी कस्टडी में होनी चाहिए, है भी उनकी कस्टडी में। लेकिन ना तो जेल डिपार्टमेंट और ना ही लोकल पुलिस वो हमें प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, प्रॉपर नहीं करती। मतलब जो उन्होंने बंदे दिए हमें बहुत कम है और वो फिर हमें ही देखनी पड़ती है। हमारे पास जो है सिक्योरिटी गार्ड रखने का भी बजट नहीं है, तो या तो हमें जो जैसे दूसरे हॉस्पिटल्स में सिक्योरिटी एजेंसियां हायर की हुई हैं, अलग से बजट दिया जाए ताकि हम कुछ सिक्योरिटी एजेंसी हायर करें, या फिर ये है कि आपके चैनल के तवस्सुत से इंतज़ामिया से मेरी गुजारिश ये है कि पुलिस को पाबंद किया जाए कि वो हमें और जेल डिपार्टमेंट को हमें प्रॉपर तादाद जितनी हमें चाहिए उतनी सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइड करें। क्योंकि हमारा प्रोसीजर ये है कि जब आपसे पेशेंट एस्केप होगा तो आप फर्स्ट कंप्लेंट पुलिस को करेंगे, तो वो पुलिस कंप्लेंट लेने में इतने बहाने करते हैं कि हम फिर उनके पास जाते ही नहीं है, हम खुद ही ट्रेस आउट करते हैं अपने ज़राए के हिसाब से। हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट समेत हमारे कई डॉक्टर्स जो है वो केसेस भुगतते रहे हैं और मिसिंग पर्सन तक के केसेस जो है उन पर जो है चलते रहे कि जी आपने जो है पेशेंट गायब कर दी है, और ये फैमिली ना फैमिली सपोर्ट करती है ना फिर इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमारी सपोर्ट करती है।
जी देखा आपने, जहनी और नफ्सियाती बीमारियां भी जिस्मानी बीमारियों की तरह ही हैं। अगर इन पर फौरी तवज्जो ना दी जाए तो ये पेचीदा शक्ल इख्तियार कर लेती है। जहनी बीमारियों के पीछे गुर्बत, बेरोजगारी, घरेलू परेशानियां, सदमा या नशा कुछ भी हो, लेकिन ये बात तय है कि जहनी मरीज काबिल नफरत नहीं बल्कि मुआशरे की हमदर्दी और मदद के मुस्तहिक है। सोशल सपोर्ट और इलाज के जरिए इन मरीजों की जिंदगियों में बेहतरी लाई जा सकती है। जहनी सेहत के हवाले से आगही और तालीम को फ़रोग़ देकर इन मरीजों की वो मदद की जा सकती है जिसकी इन्हें ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अर्तकरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।